वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। 31 मई को 64% से ज्यादा मतदान हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत का दावा किया है और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से यहां पर कड़ा मुकाबला है। तो उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो गया है। चंपावत की जनता ने अपने नए विधायक को चुनने के लिए खूब मतदान किया है और मतदान करने में इस बार महिलाएं भी पीछे नहीं रही। चंपावत विधानसभा सीट पर 40,000 से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है और चंपावत विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव में मतदान की समाप्ति कुल 64% मतदान से हुआ है। और चंपावत में चुनाव का क्या लेखा जोखा रहा वो भी आपको बताते हैं। साल 2002 में कुल मतदाता 71,020 थे और मतदान फीसदी 54.76% था और साल 2007 में कुल मतदाता 94,344 थे और मतदान फीसदी 64.88% था। बात अगर साल 2012 की जाए तो मतदाताओं की कुल संख्या 76,385 थी और मत प्रतिशत 76.17% था। और वहीं 2017 की अगर बात की जाए तो मतदाताओं की कुल संख्या 88,781 थी और यहां पर मत फीसद जो था वो 66.43% था। और वहीं साल 2022 की बात की जाए तो कुल मतदाता यहां पर 96,016 थे और मतदान फीसद 65.99% था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि चंपावत सीट के निर्वाचित विधायक कौन कौन से हैं। 2002 में कांग्रेस के हेमेश खरकवाल जीते और 2007 में भारतीय जनता पार्टी की बीना महाराणा जीते। 2012 की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के हेमेश खरकवाल यहां पर जीते थे और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गहतोड़ी ने बाजी मारी थी। 2022 में भाजपा के कैलाश गहतोड़ी यहां से जीत दर्ज किए हैं। तो 64% से ज्यादा मतदान हुआ है उपचुनाव को लेकर। सीएम धामी ने यहां पर जीत का दावा किया है। आपको यह भी बता दें कि सीधी टक्कर कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से पुष्कर सिंह धामी का है और कल उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 31 मई को 64% से ज्यादा मतदान हुआ था और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से यहां कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। चंपावत की जनता ने अपने नए विधायक को चुनने के लिए खूब मतदान भी किया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कल चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है और साथ ही 31 मई को 64% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। किस तरीके की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से 31 तारीख को हमने देखा कि वोटिंग के दिन बारिश और के बावजूद जिस तरीके से लगातार जो मतदाता हैं अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए और ख़ास तौर पे देखा गया कि 64% जो जो कहीं ना कहीं वोटिंग है वो इस बार हुई और ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं उपचुनाव में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कहीं कमी ही देखी जाती है। और ऐसे में देखा जाए उत्तराखंड का अगर जो इतिहास रहा है अभी तक जिन मुख्यमंत्रियों ने उपचुनाव लड़ा है, चाहे वो हरीश रावत हों या फिर इसके अलावा अगर हम बीसी खंडूरी की बात कर लें, तमाम जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, ये मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके से उपचुनाव में गए और जीत हासिल की और कहीं ना कहीं ये इतिहास बताता है कि कल जो मतगणना होनी है, कल सुबह 8 बजे चंपावत में मतगणना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही सारी जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी और साफ तौर पे देखा जाए तो 71,000 से अधिक जो वोट हैं वो पड़े हैं। 96,000 मतदाता हैं चंपावत विधानसभा सीट में
और ऐसे में जिस तरीके की खबरें हैं, आकलन हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसे में जो आकलन निकल के सामने आ रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है जी। कि जो वोट मार्जिन होगा वो काफ़ी अंतर वाला हो सकता है। ऐसी जो संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से लगाई जा रही हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 हजार वोट की जो मार्जिन है वो दोनों कैंडिडेट यानी कि भाजपा और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच देखने को मिल सकता है। खासतौर पे देखा जाए जिस तरीके की तस्वीरें वहां रही थी, खुद मुख्यमंत्री चुनाव में थे, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां की जनता को एक उम्मीद होती है अगर एक मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से विधायक चुन के आता है तो ऐसे में एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते भी एक जिम्मेदारी बन जाती है उस क्षेत्र के विकास को लेके। और ऐसे में हमने देखा कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम जो वादे किए गए चंपावत के विकास को लेके एक रोड मैप कहीं ना कहीं वहां की जनता के सामने रखा। ऐसे में एक विश्वास कहीं ना कहीं जनता के प्रति मुख्यमंत्री का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये तमाम ऐसे विश्वास हैं जिसमें जनता कहीं ना कहीं देख रही है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री भारी बहुमत से वहां से जीत के आते हैं तो एक जिम्मेदारी भी बनती है मुख्यमंत्री की कि जो विश्वास जो बातें वहां की जनता के सामने उन्होंने रखी है उन पे काम करे। क्योंकि अगर देखा जाए चंपावत विधानसभा एक दुर्गम इलाका है, काफी पिछड़ा माना जाता है और कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कई सारे अभी काम इन क्षेत्रों में होने बाकी हैं। और ऐसे में कल 8 बजे से मतगणना जो शुरू हो जाएगी, तस्वीरें जो हैं साफ होने 1 घंटे में ही हो जाएंगी और 2 घंटे के अंदर सारी जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी कि कितने मतों से मुख्यमंत्री या फिर कितने मतों से जो जीत है वो किस उम्मीदवार को मिलती है। लेकिन जो आकलन है वो तस्वीरें साफ कर चुकी हैं कि मुख्यमंत्री भारी बहुमत से वहां जीत सकते हैं। ऐसी जो आकलन है वो तमाम लोगों के बीच से निकल के सामने आ रही है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके की चीजें रही पिछले, अगर हम देखें जब से कहीं ना कहीं उपचुनाव का ऐलान हुआ और तमाम तरह की जो बातें हुई कि मुख्यमंत्री किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में तमाम ऐसे निर्दलीय विधायक थे, भाजपा के विधायकों ने अपनी सीट देने की बात कही। हालांकि बाद में चंपावत के विधायक की तरफ से ये कहीं ना कहीं बात की गई और पार्टी हाईकमान ने उस पर मोहर भी लगाया और अब 31 को कहीं ना कहीं मतदान हुआ और फैसला कल आना है और कहीं ना कहीं काफी कम वक्त बचा हुआ है और ये तस्वीरें सब साफ हो जाएंगी। और जिस तरीके की जरूरत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था कटीमा से कहीं ना कहीं 2 बार के विधायक थे और तीसरी बार वो चुनाव में थे मुख्यमंत्री रहते हुए और अगली सरकार के गठन के लिए वो चुनाव में थे और वहां से उनको हार देखनी पड़ी। और खास तौर पे कहीं ना कहीं यही वजह रही कि जो बहुमत था भाजपा का 47 का, इन बहुमत को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके ही भाजपा चुनाव में गई थी, युवा नेतृत्व और युवा मुख्यमंत्री, यही उनका नारा था। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री को दोबारा मौका दिया भाजपा हाईकमान ने और अब मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना था तो उपचुनाव की दृष्टि से जिस तरीके से जो सीट का चयन हुआ वहां मतदान हो चुका है और कल जो फैसले आने हैं और साफ तौर पे जो आकलन है बिल्कुल वो साफ कर रहे हैं कि फैसले आने हैं, वक्त बहुत कम बचा है और पुष्कर सिंह हैं। धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का भविष्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। ये भी जानकारी दे कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए वहाँ के वन विभाग के पंचायत जो भवन है वहाँ इसका जो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों को रखा गया है, वहीं जो मतगणना है वो होनी है। 8 बजे से मतगणना होंगी और ऐसे में भारी जो फोर्सेज हैं वो लगाए गए हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल होती हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं और जो अन्य जवान जो फोर्सेज लगाए हैं, खास तौर पे देखा जाए जो पीएससी के जवान होते हैं उनकी निगरानी में ये पूरा मतगणना की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री आज इस वक्त हल्द्वानी पहुंच भी चुके हैं, हल्द्वानी में मौजूद हैं, मीडिया से रूबरू होंगे और कल वो अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि चंपावत में होंगे जब मतगणना हो रही होगी। और ऐसे में तस्वीरें तकरीबन 9 बजे के करीब ये स्पष्ट हो जाएंगी कि जो मार्जिन है कितने के करीब आ रही है और 10 बजे तक सभी
जो स्थितियां हैं मतगणना की वो साफ हो जाएंगी। और ऐसे में सबका, सभी लोगों का, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल। सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए ठीक है, अब लोग हैं कल का उत्तराखंड के, इंतजार रहेगा, आखिर जीत किसको मिलती है ये कल ही इसका फैसला हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको इसी बीच दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। कर रही हैं। ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा का यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें? केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे कि आज आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि कैसे सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख के काले धन का न सिर्फ हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से कंपनीज में इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ही दिल्ली में 200 बीघा जमीन ली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास। और सत्येंद्र जैन ने, केजरीवाल जी, आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री होने के नाते फिर उन्हीं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। कल तक समझते थे सत्येंद्र जैन को, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अत्याचार देश की जनता पर ना करें। मेरे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर दें। देश को आतुरता से आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, दिल्ली की हाईकोर्ट का अपमान ना करें। क्या आज भी वो सत्येंद्र जैन जिसने न सिर्फ काले धन का इस्तेमाल किया, बल्कि आपकी सरकार आपके तंत्र का दुरुपयोग करके 200 बीघा जमीन हथियाया, क्या वो सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? निश्चित रूप से मेरे ये 2 विनम्र प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। मुझे, देश की जनता को, केजरीवाल जी, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे दिल्ली से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। मीडिया को संबोधित करते हुए वो नजर आ रही थी और साथ ही केजरीवाल सरकार पर जमकर भी निशाना साधा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून विश्वविद्यालय परिसर में बने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। सीएम ने अध्ययन केंद्र की पहली कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में भी भाग लिया और वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनेक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। दरअसल 9 फरवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। 0.39 हेक्टेयर भूमि पर 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित हुए इस शोध एवं अध्ययन केंद्र का निर्माण ब्रिडकुल ने किया। इस संस्थान में भूगोल और भूगर्भ के एमएससी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और साथ ही शोध कार्य भी होंगे। मुझे खुशी है, इसके लिए भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को चुना और दून विश्वविद्यालय उनकी पसंद बना। जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे उसके लिए हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर को तैयार करेंगे ताकि उत्तराखंड के विकास के लिए, हिमालय के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। रिसर्च असिस्टेंट जो भारत सरकार चाहती है वो हमको मिले और उत्तराखंड सरकार का भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रोग्राम में बताया कि आने वाले दिनों में भी इस शोध संस्थान को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी सहयोग होगा वो सहयोग को करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बीच बीच में इसमें आते रहें। जो टेक्निकल सेशंस हैं, ये बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, तो हम सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से कुछ कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।
और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। आउटसोर्स नौकरी के लिए सिक्योरिटी मनी पर रोक लगा दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिक्योरिटी मनी ली जाती है। नर्सिंग कॉलेजों में सिक्योरिटी मनी लेने का नियम था और नए कर्मचारियों को अब इसे नहीं देनी होगी। सिक्योरिटी मनी ले रहे फॉर्म को नोटिस जारी किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। आउटसोर्स नौकरी के लिए सिक्योरिटी मनी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिक्योरिटी मनी ली जाती थी और नर्सिंग कॉलेज में सिक्योरिटी मनी का लेने का नियम था और नए कर्मचारियों को सिक्योरिटी मनी अब नहीं देनी होगी। सिक्योरिटी ले रही फॉर्म को नोटिस जारी किया गया था। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। आउटसोर्स नौकरी के लिए सिक्योरिटी मनी पर रोक लगा दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, सरकारी मेडिकल कॉलेज सिक्योरिटी मनी लेती थी। और ज्यादा जानकारी देंगे उपेंद्र सिंह राणा, संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आउटसोर्स नौकरी के लिए सिक्योरिटी मनी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? बिल्कुल शिवानी, जिस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो आउटसोर्स नौकरी के लिए जिस प्रकार से सिक्योरिटी मनी दी जाती है उस पर जो है पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी है। जो राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जो नर्सिंग कॉलेजों में जो आउटसोर्स के माध्यम से जो तैनात जो कर्मचारी रहते थे, अब उनको अब सिक्योरिटी मनी जो है वो नहीं देनी होगी। इसके लिए विभाग ने कंपनी को एक दिन में जवाब देने के साथ ही ब्लैक लिस्ट करने की भी चेतावनी जो है वो दी गई है। क्योंकि लंबे समय से जो है ये देखा जाता था कि जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, जो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से या नर्सिंग कॉलेजों से निकलकर जो नौकरी के लिए जो आउटसोर्स के माध्यम से अगर जब लगते थे तो उसको जो है कंपनी के लिए जो है सिक्योरिटी मनी अलग से देनी पड़ती थी, जिसके लेकर जो है उनको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता था। और कई बार ये देखने को मिलता था कि जो उनका जो वेतन है वो काफी कम होता था, उससे ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी मनी जो है वो वहां पर दे देते थे, जिससे उनको काफी नुकसान होता था। जिसको देखते हुए जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब कर्मचारियों से सिक्योरिटी मनी देने को लेकर जो है नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी को भी नोटिस जो है वो भेजा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटी मनी लेता हुआ दिखाई दिया तो उसको जो है एक दिन में जो है पहले तो उसको जवाब देना होगा और जवाब न मिलने के बाद सीधे उनकी कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि बड़ी कार्रवाई जो है अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जो है वो की जाएगी, क्योंकि आउटसोर्स नौकरी के लिए जो है पहले जो सिक्योरिटी मनी अब जो ली जाती थी इसको पूरी तरीके से अब जो है रोक लगा दी गई है। बिल्कुल उपेंद्र, और जब से ये नियम शुरू हुआ है, नए कर्मचारियों को अब सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी, ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया? बिल्कुल, जो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो इससे काफी खुश हैं, क्योंकि कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको काफी लंबा समय जो है आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी करते हुए हो गया और उनका कहना था कि काफी नुकसान जो है इससे उठाना पड़ता था, काफी दिक्कतें होती थी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि उस प्रकार के जो है उनको वेतन नहीं मिल पाता था जितना उनको जो है वो सिक्योरिटी मनी जो है वो जमा करनी पड़ती थी। और कई बार ये भी देखने को मिलता था कि सिक्योरिटी मनी जमा होने के बाद जो है काफी कम समय तक जो है आउटसोर्स के जरिए जो है वो नौकरी मिलती थी। तो ऐसे ये साफ जाहिर है कि उनसे काफी फायदा जो है अब उन कर्मचारियों को होने वाला है, जिनको जो है जो पहले जो है वो सिक्योरिटी मनी देते थे, उसके बाद नौकरी जो है आउटसोर्स के माध्यम से लगाया जाता था, लेकिन अब उनको जो है ये मनी नहीं देनी होगी। इससे उसको लेकर जो कर्मचारियों में काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है उपेंद्र, नजरें बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसको लेकर शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दे, पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश के सेनावृत्ति के बाद से पद खाली था। और वहीं मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन मसूरी के राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित करके किया। और वहीं इस मौके पर दुष्यंत कुमार गौतम ने मोदी सरकार के 8 साल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को दुनिया के
पहले स्थान पर खड़ा कर दिया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को सशक्त और मजबूत बनाकर सेना को नई तकनीक के हथियार भी उपलब्ध कराए हैं और भारत देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है। सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। वैसे तो हमने हर वर्ष 1 साल बेमिसाल अनेक समय पर हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। और वहीं पौड़ी के धार्मिक स्थलों में नियम विरुद्ध प्रयोग किए जा रहे लाउडस्पीकर और ध्वनि यंत्रों को धार्मिक स्थलों से तत्काल हटाने पर अब पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के धर्मगुरु और धार्मिक प्रबंधकों के साथ बैठक की और उन्हें हिदायत दी कि नियम विरुद्ध और तय मानकों का उल्लंघन करते धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर और ध्वनि यंत्रों को खुद ही धार्मिक स्थलों के प्रबंधक और धर्मगुरु निकलवा ले और अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उच्च न्यायालय नैनीताल वायु प्रदूषण फैल रहे ध्वनि यंत्रों और लाउडस्पीकर के प्रति बेहद गंभीर है और ऐसे में उच्च न्यायालय से मिले दिशा निर्देशों के बाद से पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध प्रयोग किए जा रहे लाउडस्पीकर और ध्वनि यंत्रों को धार्मिक स्थलों से हटाने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इसमें ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके अंतर्गत वर्ष 2000 में अलग से कुछ नियम इसमें जारी किए गए थे और समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा भी इसमें विभिन्न प्रकार की रिटों में जो है कुछ निर्णय दिए गए हैं। तो हमारे संज्ञान में आ रहा था कि कुछ इस तरह के जो है कुछ संस्थानों ने बिना अनुज्ञा के जो है वो ध्वनि विस्तारक यंत्र अपने प्रतिष्ठानों में लगाए हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा मीटिंग ली गई थी, जिसमें केवल धार्मिक स्थानों की बात नहीं है, ये जहाँ भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना अनुज्ञा के जो है वो स्थापित किए गए हैं, तो इसके संबंध में उनको कि वो उनके द्वारा तय सीमा के अंदर अनुज्ञा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली जाए। और चलिए इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।